हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्कोर मोर में। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं और सार्क में कौन कौन से देश आते हैं। और जब भारतीय उपमहाद्वीप था उसके बाद ये सार्क का संगठन क्यों किया गया और इस सार्क में कौन कौन से देश आते हैं और उसका मेन लक्ष्य क्या है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अक्सर इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए हम लोग इन सबको भुलाते हुए आज इस टॉपिक को पूरी तरह से समझेंगे कि सार्क का गठन क्यों हुआ, इसका पर्पस क्या है, इसका आगे का उद्देश्य क्या है और साथ साथ इसमें कौन कौन से देश आते हैं। अभी इस वीडियो में आप लोग याद करके जाएंगे, ये मेरा वादा है कि आप लोग याद कर पाएंगे कि कौन कौन से देश आते हैं और आगे से गलती नहीं करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। इसका भारतीय उपमहाद्वीप क्यों नाम दिया गया, पाकिस्तान उपमहाद्वीप क्यों नहीं नाम दिया गया, या फिर नेपाल उपमहाद्वीप क्यों नहीं नाम दिया गया, भारतीय उपमहाद्वीप क्यों नाम दिया गया, ये सारा कुछ हम लोग इसमें समझेंगे। चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं आपको ग्लोब पे। ये पूरा का पूरा आपको वर्ल्ड दिख रहा है दोस्त, और इसमें हमारा ये पूरा हो गया एशिया। ओके, ये पूरा रीजन किसका है, एशिया का, और इसके अंदर ये हमारा प्यारा भारत। और ये जो पूरा आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है ये आप लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। देखिए, ये हो गया इधर आपका अरेबियन सी, और इधर हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, और नीचे में जब देखेंगे तो ये हो गया हमारा इंडियन ओशन, ठीक है, हिंद महासागर। तो यदि आपको इंडिया में या फिर इसके और आसपास के देशों में प्रवेश करना होगा तो सबसे पहले आपको पानी के रास्ते आना होगा। मतलब इंडिया और इसके आसपास के जो देश हैं वो सारे जैसे यानी भारतीय उपमहाद्वीप के जो भी देश आते हैं वो सब नीचे तरफ से पानी से सुरक्षित हैं। अच्छा, ऊपर से जब इनको देखेंगे, देखिए यहाँ पे हिमालय आपको दिख रहा होगा, पूरा रेंज ये पूरा हिमालय है, ठीक है, यानी हिमालय जो है वो उत्तर तरफ से इसको पूरी तरह से घेरे हुए है। अच्छा, इधर आकर देखते हैं तो ये हिंदू कुश पर्वत है। कौन सा पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। और इधर देखते हैं तो ये जो है आराकाम योमा पर्वत। यानी कि इस पूरे एशिया महाद्वीप में से कुछ ऐसा भाग जो है जो कल्चरल रूप से एक जैसा है। कल्चरल रूप से एक जैसा कहने का मतलब हम भारत में रहें, पाकिस्तान में रहें, नेपाल में रहें, भूटान में रहें, ये सारे देश के लोग लगभग एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा इनका पहनावा है, एक जैसा भाषा भी आपको मिल जाएगा, लगभग खाना का भी जो कल्चर है वो एक जैसा है। और ये जो पूरा एरिया है वो एक तरह से एशिया से ही अलग हो जाता है। जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि पूरा जो एशिया है उसमें से ये भाग इन पर्वतों और सागर के कारण अलग हो जा रहा है। देखिए, ये पूरा हमारा एशिया है, ये पूरा एरिया, लेकिन इसमें इधर पर्वत दिख रहा है ना, इधर हिंदू कुश पर्वत, इधर हिमालय पर्वत और ये आराकाम योमा पर्वत। इससे ये अलग होके एक अलग रीजन बना दे रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप। अब इसमें स्थिति क्या रही कि इन सब में आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा देश कौन सा दिख रहा है, तो आप बखूबी कहेंगे कि सर इंडिया। इंडिया जब सबसे बड़ा देश है तो उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया भारतीय उपमहाद्वीप। अब बात करते हैं कि इस भारतीय उपमहाद्वीप में देश कितने हैं। ये सबसे ज़रूरी है जानना कि इस भारतीय उपमहाद्वीप में देश कितने हैं। तो देखिए, आपको देश का नाम मैं यूँ याद कराता हूँ। सबसे पहले हम लोग याद करना स्टार्ट करेंगे नीचे से, ठीक है, नीचे से मतलब साउथ से। ये कौन सा देश है, मालदीव, याद करते चलिएगा, मालदीव। मालदीव के बाद श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका। हमारे साथ आप बोलते चलिए, चुप मत रहिएगा, बोलते रहिएगा, मालदीव श्रीलंका। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग भारत, मालदीव श्रीलंका भारत, पाकिस्तान। फिर से बोलिएगा नीचे से, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान। अब हमारे साथ जो जो हम बोल रहे हैं बोलते चलिए, देखिए याद हो जाएगा, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान हो गया। अब आगे देखते हैं, उसके उधर नहीं जाना है क्योंकि यहाँ से अब हिंदू कुश पर्वत से ये घिरा हुआ था, तो इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। तो मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान। फिर आगे इधर बढ़ते हैं जब हम लोग, तो नेपाल, याद होगा आपको, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्योंकि इसके बाद अब क्या हो जा रहा है, आराकाम योमा पर्वत से म्यांमार अलग हो जा रहा है, उधर नहीं जाएंगे हम लोग, बस इधर ही रहेंगे। कौन कौन सा देश हमको मिल गया, तो हमें मिले सर लाइन से कौन कौन से देश, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। याद हो गए देश, हो गया नाम। कौन कौन से हुए, मालदीव, श्रीलंका, भारत,
पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर है? यानी आप लोग अब सीख चुके हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं और उसका नाम भारतीय उपमहाद्वीप क्यों पड़ा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि सार्क में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, सार्क में कौन कौन से देश आते हैं इसकी व्याख्या हम लोग अब करेंगे। आपको तुरंत में याद करा दूंगा मैं कि सार्क में कौन कौन से देश आते हैं। देखिए, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब दक्षिण एशिया के जो देश हैं इन सब का एक कॉपरेशन बनाया गया आपसी सहयोग के लिए। अब बात आके फंसती है कि दक्षिण एशिया क्या होता है, क्यों दक्षिण एशिया? तो देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये पूरा का पूरा एरिया है हमारा एशिया का। ओके, ये पूरा क्या है? एशिया। अब हम लोग जब मैप पढ़ते हैं तो उसमें हम एक इंडिकेटर आपको दिखाते हैं। ऐसा इंडिकेट जब कर दिए हम, ये होता है हमारा ऊपर तरफ कौन सा? नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। देखिए इधर के जो देश होंगे उसको क्या कहेंगे? नॉर्थ एशिया के देश। इधर जो होंगे उसको क्या कहेंगे? वेस्ट एशिया के देश। इधर जो होंगे उसको क्या कहेंगे? ईस्ट एशिया के देश। लेकिन जो नीचे तरफ जो देश होंगे वो क्या कहलाएंगे? साउथ एशियन कंट्री कहलाएंगे, साउथ एशिया के देश। देखिए इसी साउथ एशिया को ना यहाँ पे ब्लू भाग से दिखाया गया है, दिख रहा है आपको? ये पूरा साउथ एशिया के ये देश आपको दिख रहे होंगे। अब चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ये सार्क बना कब, क्यों बना, क्या इसका गोल है। देखिए इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या बोलते हैं? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। आपको समझ में आ गया होगा दक्षिण एशियाई क्यों कह रहे हैं। तो इसको हम लोग हिंदी में शॉर्ट देते हैं तो इसको कहते हैं दक्षेस। क्या कहते हैं? दक्षेस। और इंग्लिश में बोले तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब इस पूरे दक्षिण एशिया के रीजन में जो भी देश आते हैं आपसी कोऑपरेशन के लिए एक संगठन बनाया गया। इसकी स्थापना कब होती है? 8 दिसंबर 1985 की घटना है जब इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? सार्क की। 8 दिसंबर 1985। कहाँ पे? ढाका में। क्या हुआ? ढाका में एक सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर हुए और आपसी सहयोग से इसका गठन किया गया। ये जो दक्षेस है दोस्तों, इस पर विचार विमर्श सबसे पहले 1980 में आया था। ठीक है, इसके जो 7 संस्थापक देश हैं मैं बता देता हूँ। संस्थापक देश 7 कौन है और अगला 8वां कौन सा हो गया, क्योंकि इसमें 8 देश हैं टोटल। ठीक है, सार्क में कितने देश हैं टोटल? 8 देश हैं। तो इसमें और भारतीय उपमहाद्वीप में 7 थे, उसमें अफ़गानिस्तान नहीं था। इसमें अफ़गानिस्तान एक आके जुड़ रहा है। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान जो है वो 2005 में जुड़ा था। तो 7 कौन कौन से इसके प्रथम जो संस्थापक देश थे कौन कौन थे? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 7 देशों के विदेश सचिव और ये सब आपस में मिले और मुलाकात के बाद 1981 में एक कोलंबिया में बैठक हुई। वहाँ पे डिसाइड किया गया कि एक ऐसा सहयोग संगठन हमें बनाना है और 85 में जाके पूर्णतः यह संगठन बना। लेकिन इसमें 8वां जो देश है अफ़गानिस्तान, ये कब शामिल हुआ? 2005 में, जब इसका 13वां वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया तब जाके ये अफ़गानिस्तान इसके साथ जुड़ा। इस संगठन का मुख्यालय एवं सचिवालय दोनों कहाँ पे है? नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है। किसका? सार्क का। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि सार्क में मेंबर कौन कौन से हैं। तो एक एक करके मैं आपको सारा नाम मैं अभी याद करा दूंगा। आप हमारे साथ लिटरली एकदम बोलिएगा। ठीक है, जो जो मैं नाम बोलूँगा आप इसको बोलेंगे। तो सबसे पहला हमारा देश मिलता है मालदीव। कौन सा? मालदीव। हमेशा नीचे से चलेंगे हम लोग। ठीक है, ट्रैक है, इसी को पकड़ चलना है। अब देखिए यहाँ पे याद किसको होगा वो मैं बता दूं। जिन लोगों को कुछ नहीं पता होगा उनको अभी का अभी याद हो जाएगा, और जो लोग ज़्यादा होशियार बनेंगे कि सार्क के कंट्रीज हमें याद हैं उनको याद नहीं होगा। ठीक है, जिनको नहीं याद होगा, क्योंकि खाली मेमोरी जो होती है ना उसमें बड़ी जल्दी भागा भग डाउनलोड होता है, और जो ना भरल मेमोरी रहता है वो जल्दी डाउनलोड नहीं होता है, वो इन्होंने कच करेगा। तो चलो ठीक है, खाली मेमोरी करके याद करना। सबसे पहला कौन सा देश मिला हमें? मालदीव। मालदीव की राजधानी माले। आप जिस सारे कंट्रीज़ के जो कैपिटल होंगे और वहाँ का जो करेंसी होगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ये आपके फ़ायदे की बात हो रही है। मालदीव हो गया पहला कंट्री। मालदीव के बाद जब ऊपर बढ़ते हैं, मालदीव जो है ये द्वीपीय देश है। ठीक है, मुस्लिमों का देश है खास करके, और काफ़ी छोटा देश है। ठीक है, मतलब एशिया का सबसे छोटा देश यही है मालदीव। तो यहाँ पर दिख गया आपको मालदीव, बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ छोटे छोटे द्वीपों में। ठीक है, मालदीव। अगला हमारा श्रीलंका। कौन कौन सा हो गया? मालदीव, श्रीलंका। मालदीव,
श्रीलंका। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज घूमने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, भारत, मालदीव, श्रीलंका, भारत। फिर आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। फिर देखिए इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्लॉकवाइज हम लोग घूमेंगे, वहाँ से टर्न लेंगे। अब मिल गया हमें नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, दिख रहा है आपको। तब नीचे से फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान। अब कौन सा एक बच रहा है, तो बस लास्ट वाला हमारा बच गया बांग्लादेश। क्लियर है मामला। 8 देश कौन कौन से हैं हमारे साथ, आप रिवाइज करते चलेंगे। मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऐसे करके याद रखिए, ऐसे ग्रुप बना लीजिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर से रिवाइज कीजिएगा, मेरे साथ बोलिए, लिटरली बोलिए, आप जहाँ भी हैं वहाँ से बैठ कर आप बोलिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आपसे यदि कोई पूछे कि सार्क में कितने देश हैं, तो आप 8 नहीं बताएंगे, आप नाम बोलेंगे। कैसे नाम बोलेंगे, एक फ्लो होना चाहिए आपके पास। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कैसे बोलेंगे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इस तरह से आपका कहते फ्लो होना चाहिए। वो कन्फ्यूज हो जाएगा अगला पूछ के कि ले हमने किससे पूछ दिया। फिर से एक बार नाम आपको याद कर दूँ, तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अभी आप कमेंट में लिख दीजिए, इन सब देशों के नाम आप कमेंट में लिख दीजिए। अब देखिए 8 देश तो हो गए इसके मेंबर्स। अब इसके कुछ ऑब्जर्वर्स हैं, मतलब उनको रखा गया है कि आप इसमें मेंबर्स तो नहीं है लेकिन ऑब्जर्वर स्टेट है आपका। आप देखिएगा इसमें क्या क्या हो रहा है, और आप भी यदि कोई सुझाव देते हैं तो हम लोग इसको मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वर कंट्री कौन कौन, इसको याद रखना जरूरी नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन। आप हमें बताएंगे कमेंट में यूरोपियन यूनियन में टोटल कितने देश हैं, ठीक है। फिर आगे आता है ईरान, जापान, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो 9 देश आपको दिख रहे हैं वो उस सार्क कंट्रीज़ के, यानी कि जो सार्क सहयोग संगठन है इसके ये ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। जो सार्क का गठन किया गया इसका प्रिंसिपल क्या था। इसका प्रिंसिपल था कि संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांत का सम्मान करना। मतलब पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो उसका इंटरनल मामला है, इंडिया में जो हो रहा है वो उसका इंटरनल मामला है। हम इंटरनल मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचेंगे, ठीक है। ये इसका मेन गोल है। अब देखिए इस संगठन के कार्य क्षेत्र में क्या क्या आता है मेन, तो इस संगठन के कार्य क्षेत्र में आता है कि मानव संसाधन का विकास किया जाए और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। मानव संसाधन का विकास मतलब लोगों में स्किल्स को जगाया जाए, कैसे वो लोग काम मतलब कारगर होगा एक इंसान, इस चीज़ को समझा जाए, इसको विकास किया है। तो मानव संसाधन विकास और पर्यटन हो गया पहला। उसके आगे आता है हमारा कृषि एवं ग्रामीण विकास। चूँकि ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये कृषि पर इसका ज़्यादा मतलब आबादी निर्भर करता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं, यहाँ पर नहरें बहुत ज़्यादा हैं। भारत में भी मतलब 60% जनसंख्या जो है वो खेती पर निर्भर करती है, इसलिए ग्रामीण और कृषि विभाग जो है इसको विकास करना इस संगठन का कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। पर्यावरण, प्रकृति आपदा एवं बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, आर्थिक व्यापार एवं वित्त को बढ़ावा देना, सामाजिक मुद्दों को आपसी सहयोग से सुलझा लेना, गरीबी एवं सूचना का उन्मूलन। आगे देखते हैं ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, शिक्षा, सुरक्षा एवं संस्कृति और इत्यादि अन्य चीज़ों को बढ़ावा देना इस संगठन का मुख्य कार्य है। अब देखिए सार्क और इसका महत्व क्या है। सार्क जो कंट्रीज़ है, ये सार्क जो 8 देशों का समूह है, यह विश्व के क्षेत्रफल का 3% है। विश्व में टोटल जितना भी एरिया है ज़मीन का उसका कितना परसेंट है, ये सार्क के पास 3% है। और विश्व की कुल आबादी का 21% जो आबादी है वो इन्हीं सार्क यानी कि 8 देशों में, पूरे विश्व की जो पूरी आबादी है उसका 21% इन 8 देशों के पास है। सोचिए पूरे वर्ल्ड में अभी देश जो हैं लगभग 200 हैं, उनमें से 21% जो आबादी है वो कहाँ रहती है, इस मात्र 8 देशों में। तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क की हिस्सेदारी 3.8 अर्थात 2.9 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की
सार्क जो देश हैं इनका आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था के आधार पर देखें पूरे विश्व में, तो इनके पास टोटल कितना है 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो विश्व में कितनी हिस्सेदारी रखता है 3.8% की हिस्सेदारी रखता है। अब देखिए तालमेल बनाना, तो यह दुनिया के सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के साथ साथ महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। सार्क देशों में परंपरा, परिधान, भोजन और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहलू लगभग सामान्य हैं, जो उनके कार्यों में तालमेल और सहयोग स्थापित करने में लाभप्रद हैं। अब ऐसा नहीं है कि खाना खाते हैं तो ये बांस से खाएगा, लकड़ी जैसे चाइना वाला कैसे खाता है, 2 लकड़ी लगेगा चाउमीन पकड़ खाएगा, अरे कच्ची खाने से पेट भरेगा, ये तो नाश्ता में लेकिन सब खा जाता है। ऐसा नहीं, ये जो 8 देश है इन सब का कल्चर एक जैसा है, खान पान भी एक जैसा ही है। फिर आगे देखते हैं समान समाधान क्या है। तो सार्क के सदस्य देशों में समान समस्याएं और मुद्दे विद्यमान हैं। इन सभी देशों में गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं, आंतरिक संघर्ष, औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ापन, निम्न जीडीपी, ये मतलब समस्याएं जो है ये सब 8 देशों में कॉमन है। हर देश में गरीबी है, निरक्षरता है, कुपोषण है, प्राकृतिक आपदा आती रहती है, इन सब देशों में। अतः ये सब देश जब आपस में मिल के एक दूसरे का सहयोग करने लगेंगे तब इन सब से ये ऊपर उठ सकते हैं। अतः विकास के सामान्य क्षेत्रों का निर्माण कर तथा विकास प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समाधान करके ये 8 देश यानी कि सार्क कंट्रीज जो हैं वो अपने आप के जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। देखिए सार्क का उद्देश्य क्या है, तो दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना एवं उनके जीवन में गुणवत्ता सुधार करना, इस क्षेत्र के आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना तथा उनकी क्षमताओं का आकलन करना, ये सार्क का उद्देश्य है। ठीक है, ये आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेंस में यदि आएगा सार्क के आप बारे में लिखें तो इतना सारा कुछ आप लिख सकते हैं। देखिए आगे, दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, उसे मजबूत करना, ये इसका गोल है। एक दूसरे के समस्याओं का मूल्यांकन करना, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ाना। यदि आपके देश में कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो आप दूसरे देशों से मदद मांगिए, वो मदद पहुंचाए। ये सब कुछ करने से मतलब अपलिफ्टमेंट होगा, आपका समाज आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने लगा दिया है, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या इसके गोल्स हैं। अब देखिए भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है सार्क। पहले पड़ोसी देश के सीमावर्ती पड़ोसियों की प्रमुखता, आप सबसे पहले अपने पड़ोसियों के साथ हैं और उसमें आप सबसे बड़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी होती है। देखते हैं घर में जो मालिक होता है उसके पास सभी मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, उसको सब चीज़ समझना पड़ता है। अब देखिए भू रणनीतिक महत्व क्या है, यह विकास प्रक्रिया आर्थिक सहयोग में नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका को आकर्षित करके चीन का जो 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव चल रहा है या फिर BRI जिसको बोल रहे हैं हम लोग, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उसका चल रहा है, उसका ये विरोध कर सकता है। कैसे, तो नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका इत्यादि छोटे छोटे देश हैं, इन सबको अपने इन्फ्लुएंस में ले ले यदि भारत, इन सबको मान लो जैसे ये भूटान, मालदीव, भूटान का तो ऑलरेडी सुरक्षा इंडिया ही देता है, मालदीव जो है, श्रीलंका जो है, श्रीलंका को अभी देखो डेब्ट ट्रैप में घेर लिया है चाइना, मतलब इसको कर्ज इतना दे दिया है कि अब उसके तले दबे जा रहा है और इस पर अधिकार कर लिया हम्बनटोटा बंदरगाह पे। तो इंडिया को चाहिए कि उसके अपने पास इतना फॉरेक्स रिजर्व जो आप जुटा रहे हैं, लगभग $600 बिलियन से ज़्यादा का इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व हो गया है, जो लगभग हम लोग रसिया को मतलब कम्पीट कर रहे हैं, चौथे नंबर पे आ रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व में। फॉरेक्स रिजर्व मतलब जो डॉलर है उसको इंडिया में इतना ज़्यादा रख लिया गया है। पहले नंबर पे चाइना आता है, इसलिए चाइना सब देशों को लोन बांटते फिरता है कि आज लोन ले लो, अकल तुमको पटक के मारेंगे, तुम्हारा ज़मीन हथिया लेंगे। वही किया है चाइना श्रीलंका के साथ, इसके पास लगभग $45 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, इसको दे दिया, ले बाबू तू कर्ज के तले दब जो। अब इंडिया को चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे देशों को उन्होंने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना उसके लिए लोन वोन बांटे, और ये जो चाइना का 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव चल रहा है इसको विरोध करने में ये देश इसके साथ आ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्षेत्रीय स्थिरता, सार्क इन देशों के साथ आपसी विश्वास एवं शांति स्थापना में सहयोग कर सकता है भारत इन सब के साथ मिलकर। वैश्विक नेतृत्व की भूमिका, यह भारत को अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेकर क्षेत्र में नेतृत्व को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है कि यदि आप इन 8 देशों को अच्छी तरह से लेकर चलते हैं, क्योंकि आप सबसे बड़े हैं, आपके पास इकोनॉमी का बढ़िया स्रोत है, तो आप इन सबको यदि लीड करेंगे तो आप वैश्विक स्तर के मतलब अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान रख सकते हैं। इंडिया के जो भी लीडर इसको ऐसा मतलब आगे बढ़ाएंगे।
आगे देखते हैं, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक गेम चेंजर होगा। देखिए, दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ लिंक करके मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में भारत के लिए आर्थिक एकीकरण एवं समृद्धि को आगे लाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये गेम चेंजर होगा यदि आप सभी देशों को एक साथ लेकर के लीड करते हैं। तो ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य से मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा सार्क का मामला समझ में आया होगा। और एक बार फिर से हम लोग दक्षिण जो भारतीय उपमहाद्वीप है और सार्क देश हैं इनको एक बार रिवीजन करते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, नीचे से याद कीजिएगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब सार्क में कौन कौन से देश हैं, तो 8 हैं। कौन कौन, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसके दोस्तों के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना है कर दो यार। ठीक है, धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।